हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का इस पार्थ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पार्थ एकेडमी ने बेहद कम समय में ही सैकड़ों विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया है और यह सिलेक्शन यदि पॉसिबल हो पाया है तो पार्थ एकेडमी देवास की एक सटीक रणनीति के कारण। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को जीके और जीएस पढ़ाने वाला हूं और पार्थ एकेडमी की इस जीके और जीएस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आप सभी के सामने कुछ जीके के महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं और आपके पीछे एक प्रश्न दिया गया है, आप देखिएगा। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, सम्मान दिया गया है। यहाँ पर नहीं काट लीजिएगा क्योंकि इनको दिया गया है। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है, यह प्रश्न आप सभी से पूछा है। पहला ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यहाँ पर सभी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पंडित रविशंकर जी को यह सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। आइए कुछ और भी देखने का प्रयास करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें 1992 में मिला, भारत रत्न इन्हें 1999 में मिला, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1967 में मिला दोस्तों, और पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें 1981 में मिला। और भी दोस्तों, पंडित रविशंकर जी को संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है और संगीत नाटक यहाँ पर अकादमी पंडित रविशंकर जी को यह पुरस्कार 1962 में मिला। आप सभी जानते हैं पंडित रविशंकर जी भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। हम कुछ और भी सितार वादक को यहाँ देख सकते हैं। सितार वादक जैसे कि कुछ प्रमुख सितार वादकों में विलायत खां का नाम आता है, विलायत खां, और विलायत खां के बाद जिक्र होगा, विलायत खां के बाद निखिल बनर्जी, वहीं जिक्र होगा उमा शंकर मिश्र, वहीं जिक्र होगा पंडित रविशंकर जी का। दोस्तों, यह आप सभी को याद होना चाहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिया गया है बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है। अब आप सबको यह याद होना चाहिए कि बुरही दिहंग किस रिवर की सहायक नदी है। शारदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, शोक। दोस्तों, नो डाउट जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र। यह ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ और भी प्रमुख सहायक रिवर देखने को मिलती है, जैसा कामेग, एक केलांग के साथ लोहित, वही देखने को मिलता है धनझीरी, वही देखने को मिलता है मानस। हम लोग देखेंगे सुबनझीरी। दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र रिवर की प्रमुख सहायक नदियां हम लोगों को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर यदि प्रश्न ये पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जवाब होगा दोस्तों सुबनझीरी रिवर। यहाँ पर एक रिवर देके रखा है शोक नदी। यदि आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा कि नुब्रा किस नदी की सहायक नदी है, नुब्रा किसके सहायक है, तो जवाब हो जाएगा शोक नदी की। और यह शोक किसकी सहायक होगी दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा यह शोक दोस्तों सहायक होती है सिंधु नदी की। यह आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा। गोदावरी रिवर दे के रखा है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हम लोग पढ़ते हैं शिवना को, हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पूर्णा को, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं मनेर, और वही पढ़ते दोस्तों मजारा। यह चार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और यहीं पर यह मजारा रिवर दोस्तों, यह मजारा रिवर इस गोदावरी रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी देखने को हम लोगों को मिलती है।
दोस्तों शारदा रिवर दे के रखा है। यहाँ पर एक सरयू नदी होती है, सरयू रिवर शारदा नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी की सहायक नदी है। और यह शारदा दोस्तों गंगा रिवर की सहायक नदी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यह भी आप सब विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देख के रखा है सम्राट अशोक का भाभु अभिलेख कहाँ पर स्थित है। यह सम्राट अशोक का बेहद प्रसिद्ध अभिलेख माना जाता है, भाभु अभिलेख। दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भाभु अभिलेख दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। कुछ और भी फेमस अभिलेख आप लोगों को याद होना चाहिए सम्राट अशोक का, जिससे एक मौस्की अभिलेख पड़ता है, मौस्की अभिलेख, और वही पड़ता है एक गुजरी अभिलेख, गुजरी अभिलेख। यह दोनों ही सम्राट अशोक के प्रसिद्ध अभिलेख माने गए। यहीं पर आप लोगों को एक हाथी गुफा अभिलेख देखने को मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से दोस्तों संबंधित होगा, तो जवाब होगा कलिंग राजा खोलवेल। कलिंग राजा खोरवेल से यह दोस्तों संबंधित है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहाँ पर एक दिलपाड़ा का अभिलेख है दोस्तों, और यह दिलपाड़ा का अभिलेख किस शासक संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा विजय सेन। विजय सेन से यह संबंधित होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर प्रसिद्ध हम लोग देखने वाले हिरण अभिलेख को, और यह हिरण अभिलेख दोस्तों भानुगुप्त संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है। और दोस्तों यहीं से हम लोगों को पहली बार सती प्रथा के प्रमाण देखने को मिलते हैं, सती प्रथा के प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों। यह आप सब विद्यार्थियों को यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमें दे के रखा है नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर वाले राज्यों में द्वितीय स्थान किस राज्य का है दोस्तों। द्वितीय स्थान की बात की गई है दोस्तों, जवाब हो जाएगा मिजोरम। आप सभी जानते ही हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे कि यदि साक्षरता के मामले में, साक्षरता में दोस्तों फर्स्ट नंबर पर कौन रहेगा, तो जवाब होगा केरल। केरल की साक्षरता हमें 94% देखने को मिलेगी। वहीं हम लोगों को यहाँ पर मिजोरम की साक्षरता देखने को मिलेगी 91.30%। हमें तीसरे नंबर पर यहाँ पर गोवा की साक्षरता देखने को मिलेगी, और गोवा की साक्षरता हम लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर 87.70%। वहीं हमें चौथे स्थान पर देखने को मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा की साक्षरता हम लोग को देखने को मिलेगी 87.20%। दोस्तों यह साक्षरता के आंकड़े आप सारे विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि धार्मिक जनसंख्या के बारे में, क्योंकि आजकल एग्जामिनर धार्मिक जनसंख्या भी दे रहा है, और यह धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े आप सबको याद होना चाहिए। इसमें बात करूंगा कि भारत में हिंदू की जनसंख्या का प्रतिशत, ये बेस आधार है 2011। यहाँ पर जवाब होगा 79.80%। मैं बात करूंगा यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या के बारे में, तो जवाब होगा 14.23%। हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्रिश्चियन की जनसंख्या के बारे में, क्रिश्चियन की जनसंख्या के बारे में जो हमें देखने को मिलती है 2.30%। हम यहाँ पर हम यहाँ पर बौद्ध जनसंख्या, यहाँ पर क्रिश्चियन के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिख, और सिख की जनसंख्या तो 1.72%। यहीं पर हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध की जनसंख्या प्रतिशत 0.70%, और वहीं पर जैन की जनसंख्या का प्रतिशत हमें देखने को मिलता है 0.37%। तो यह सभी जनसंख्या के, धार्मिक जनसंख्या के यहाँ पर प्रतिशत के आंकड़े आप सबको याद होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को दे के रखा है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि यदि आप लोगों ने पढ़ के रखा है लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप होगा
वो कौन सा माना गया है दोस्तों? जवाब हो जाएगा एंड्रोड। और यही एंड्रोड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मैं सबसे छोटे द्वीप के बारे में बात करूंगा कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो जवाब होगा दोस्तों बिट्रा। यह बिट्रा, यहाँ पर हमारी टीम ने बिट्रा कर दीजिएगा, इसे बिट्रा कर लीजिएगा। वही बात करूंगा कि लक्षद्वीप में का यहाँ पर एक देखे रखा है नेत्रिणी द्वीप। दोस्तों यदि आपका एग्जामिनर पूछे कि नेत्रिणी द्वीप का संबंध किस द्वीप समूह है, तो जवाब हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप से। यहाँ पर हम लोगों को याद होना चाहिए, जैसे एक 8 डिग्री चैनल पड़ता है, तो यह मालदीव व यहाँ पर मिनिकॉय को आपस में अलग करता है, मिनिकॉय को आपस में अलग करता है। वहीं पर हमारे पास में 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व हमारे पास में लक्षद्वीप को अलग करता है, आप सबको याद होना चाहिएगा। यहाँ पर हमारे पास में 10 डिग्री चैनल पड़ता है जो कि लघु अंडमान व कार निकोबार को अलग करता है। कार निकोबार को यहाँ पर अलग करता है। हमारे पास में पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू होता है, और यह पाक जलडमरू आप सभी जानते हैं प्यारा भारत व श्रीलंका को यह दोनों को अलग करता है। इतने सब कुछ दोस्तों आप सारे विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या देके रखा है हमें नेक्स्ट प्रश्न? संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों संसद का यह पावर है। और 4 ऑप्शन हम लोगों को दे के रखे हैं। क्या है? यदि इस प्रकार के संसद किसी प्रकार के कानून यदि बनाती है तो क्या भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट को क्या यहाँ पर संबंधित राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों यह बिल्कुल गलत होगा। संसद को किसी राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह संसद की खुद ही संवैधानिक शक्तियां होती है और उस संसद को यह संवैधानिक शक्ति आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 प्रदान देता है। दोस्तों यहाँ पर बिना राज्यों की सहमति ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे पास में देख के रखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की प्रस्तावना को स्वीकारता दी है? भारत की प्रस्तावना को दोस्तों कब स्वीकार किया गया है? आप सबको याद होना चाहिए कि प्रेम्बल ऑफ इंडिया, भारत की दोस्तों, भारत की प्रस्तावना को आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको स्वीकारता दी है। और भारत की प्रस्तावना के बारे में आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यदि पूछेगा कि जो भारत की प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना को या भारत की जो प्रस्तावना की जो भाषा है यह हम लोगों ने किस देश से लिया है दोस्तों? तो जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया देश से हमने भारत की प्रस्तावना को स्वीकारता दी है। यहीं पर यह पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को? तो संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों ठाकुरदास भार्गव साहब ने। ठाकुरदास भार्गव साहब के बारे में आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं मैं यहाँ पूछूंगा इसे राजनीतिक यह किसने कहा है दोस्तों? तो जवाब होगा यहाँ पर के एम मुंशी साहब ने इसे कहा है। वहीं इसे संविधान का इसे परिचय पत्र किसने कहा है? परिचय पत्र दोस्तों संविधान भारत की प्रेम्बल को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? तो जवाब होगा दोस्तों पालकी वाला साहब ने कहा है। इतना आप सबको याद होना चाहिए। दोस्तों मूल रूप से आपको यह भी याद होना चाहिए कि हमने भारत की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा को किस देश से लिया है? तो जवाब होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने भारत की प्रस्तावना की भाषा को लिया है। और स्वीकार कब दिए दोस्तों? स्वीकार कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने भारत की प्रस्तावना को स्वीकार किया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हम लोग को देखे रखा है कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। जरा स्टैटिक का यह प्रश्न है और आप सबको याद होना चाहिए, जिसमें त्यागराज भी शामिल है, जिसमें मुथुना स्वामी दीक्षितार भी शामिल है, जिसमें श्यामा शास्त्री। इन तीनों व्यक्तियों को ही त्रिमूर्ति के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आप सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर यदि मैं प्रश्न यह करूंगा, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोगों को पहले ही एग्जाम में दोस्तों दे के रखा है कि तरुण भट्टाचार्य। अब हम लोगों को तरुण भट्टाचार्य के बारे में भी याद होना चाहिए कि तरुण भट्टाचार्य दोस्तों कौन है। दोस्तों तरुण भट्टाचार्य भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक रहे हैं। संतूर वादक वादक में हम लोग और भी जिक्र करेंगे, जैसे दोस्तों भजन सेपोरी के बाद हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों वर्षा अग्रवाल। यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे शिव कुमार शर्मा का। यहाँ पर कुमार शर्मा का जिक्र होगा। वहीं तरुण भट्टाचार्य, तो यह चारों ही दोस्तों संतूर वादक से संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को देख रखा ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक किस राइटर के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। यह पुस्तक हम लोगों को देख रखा है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए वी एस न्यायपाल के द्वारा यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई। यहाँ पर हम लोगों को रामचंद्र गुहा दे के रखा है। इनकी एक प्रसिद्ध यहाँ पर पुस्तक है भारत गांधी के बाद इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, आप लोगों को याद होना चाहिए। शशि थरूर साहब की प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट यहाँ पर इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यहीं पर एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों शो बिजनेस इनकी एक प्रसिद्ध यहाँ पर पुस्तक देखने को मिलती है। वहीं पर हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदू मार्ग इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में काउंटेबल की जाती है। वहीं पर काउंट की जाएगी मैं हिंदू क्यों हूँ, यह भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यह सारी चारों ही पुस्तकें शशि थरूर साहब की है। हमारे पास जो प्रश्न दे के रखा था एग्जामिनर ने वो यह दिया था ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी, जवाब हो जाएगा दोस्तों वी एस न्यायपाल की। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देके रखा है भक्ति को दार्शनिक रूप प्रदान करने वाले संत कौन थे। यह हम लोगों को देख के रखा है भक्ति को दार्शनिक रूप प्रदान करने वाले पहले आचार्य कौन थे। जवाब होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रामार्जुनाचार्य। भारत में भक्ति मूवमेंट भक्ति आंदोलन के दोस्तों आप सभी जानते हैं पहले संत हुए हैं। और भक्ति मूवमेंट के बारे में हमें याद होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे कि भारत में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब होगी। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दोस्तों दो चरणों में होती है। एक हमारे पास में दक्षिण भारत में होती है और एक हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर हमें उत्तर भारत में दिखाई पड़ती है। दक्षिण भारत में इसका समयकाल 7वीं शताब्दी से लगाकर तो 9वीं शताब्दी तक रहा और उत्तर भारत में दोस्तों 13वीं शताब्दी से लगाकर तो यह 16वीं शताब्दी के मध्य में रहा। यदि आप लोगों से यह प्रश्न करूंगा कि ये जो भक्ति मूवमेंट फैला था, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसकी नींव किस व्यक्ति के द्वारा या किस संत के द्वारा की गई, जवाब हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यह नींव रखी गई थी। और यही भक्ति मूवमेंट के प्रथम संत कौन माने जाते हैं, तो जवाब होता है दोस्तों रामार्जुनाचार्य जी इसी भक्ति मूवमेंट के पहले संत माने जाते हैं। और भक्ति मूवमेंट को रामार्जुनाचार्य के ही द्वारा दोस्तों दार्शनिक रूप प्रदान किया गया था। दोस्तों बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, इन सबके प्रवर्तक पूछ लेता है कि यह सभी व्यक्ति या सभी संत किस प्रवर्तक से संबंधित है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर शंकराचार्य जी देके रखे हैं,
शंकराचार्य। जवाब, यदि आप लोगों से पूछेगा शंकराचार्य जी किस प्रवर्तक से संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा यह अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवाद को मानते हैं। यहीं पर यदि प्रश्न करेगा रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य किस प्रवर्तक से संबंधित है, तो जवाब होगा दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद से यह संबंधित है। वहीं पर यहाँ पर निम्बार्काचार्य जी देख के रखे हैं, निम्बार्काचार्य, और निम्बार्काचार्य दोस्तों किस प्रवर्तक संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा द्वैतवाद से यह संबंधित है। यहाँ पर देख रखा है माधवाचार्य, और माधवाचार्य संत दोस्तों किस प्रवर्तक से संबंधित होगा, तो केवल जवाब होगा यह द्वैतवाद से संबंधित है, द्वैतवाद से। वहीं वल्लभाचार्य जी के बारे में यदि यहाँ पर सवाल पूछेगा कि वल्लभाचार्य के संबंधित है, तो यह दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद से यह संबंधित है। तो यह सभी प्रवर्तक आप सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को क्या देके रखा है, हमारे पास देके रखा है कि विजयनगर साम्राज्य के बीच कौन सा विवाद था। विजयनगर साम्राज्य के बीच हम लोगों को देके रखा है कौन सा विवाद था। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बीच कौन सा विवाद था। आप सब जानते हैं इनके बीच में रायचूर का विवाद हुआ करता था, रायचूर के बीच में लेकर यह विवाद हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको याद होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और किस रिवर के तट पे की गई थी, बैंक पे की गई थी, जवाब होगा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा रिवर के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। और यदि वर्ष पूछ लेगा तो 1336 में इनके द्वारा यह स्थापना की गई थी। और वहीं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 प्रमुख वंश देखने को मिलते हैं। पहला वंश देखने को मिलता है हम लोगों को संगम वंश, फिर द्वितीय स्थान पर देखने को मिलता है सालू वंश, और सालू वंश के बाद देखने को मिलता है दोस्तों हम सभी विद्यार्थियों को तालु वंश, और तालु वंश के बाद में जिक्र होता है दोस्तों अराविडु वंश, अराविडु वंश हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप सारे विद्यार्थियों से प्रश्न यह पूछा है, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था, तो रायचूर का दोआब हुआ करता था, और किसके साथ हुआ करता था, बहमनी साम्राज्य के साथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को देख रखा है भारत में सूचना के अधिकार का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत सभी भारतीयों को सूचना का अधिकार और सभी भारतीयों को सूचना का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो जवाब होता है 2005। 2005 में ही सभी भारतीयों को दरअसल सूचना का अधिकार मिल चुका था। उसने पूछा है कि प्रथम बार प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो यह प्रयोग किया था राजस्थान ने। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था, जवाब होगा राजस्थान। और वहीं पर कहां पर ये सबसे पहले लागू हुआ था, तो लागू कहां पर हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए, यह तमिलनाडु में सबसे पहले लागू हुआ था, यह तमिलनाडु में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लागू हुआ। कुछ और भी आपको की यहाँ पर विशेष यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट याद होना चाहिए। यदि आपसे पूछेगा यहाँ पर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दहेज निषेध एक्ट कब आया भारत में, दहेज निषेध एक्ट कब आया, तो जवाब होगा 1961 में भारत में यह देखने को मिला। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखने का, बाल विवाह एक्ट कब आया, बाल विवाह एक्ट कब आया दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा 2006 में हम लोगों को बाल विवाह एक्ट देखने मिला। हमें यदि पूछ ले कि विशेष विवाह एक्ट कब आया, विशेष विवाह एक्ट कब देखने को मिला, तो दोस्तों यह देखने को मिला था 1954 में। वहीं हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी दर या न्यूनतम मजदूरी एक्ट कब देखने को मिला भारत में, तो जवाब होगा 1948 में ही हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी एक्ट दोस्तों देखने को यहाँ पर मिला था। आप सारे विद्यार्थियों को ये याद होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, यानी राजस्थान ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। लागू कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में। और यह सूचना का अधिकार हम लोगों को कब मिला था, 2005 में।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दे के रखा है 2023 के राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसको दी गई। अब राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी के बारे में आपको पहले याद होना चाहिए, हमारे पास में राष्ट्रीय खेल होते हैं और यह राष्ट्रीय खेलों में जो सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है उस राज्य को दरअसल राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। अब आप सभी जानते हैं कि 2023 में हाल ही में कहां पर यहाँ पर राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए हैं। तो 2023 में राष्ट्रीय खेल संपन्न कहां हुए, जवाब होगा दोस्तों गोवा में। मैं बात करूंगा गोवा में होने वाली ये कौन से नंबर के खेल थे, तो ये 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, 37वें राष्ट्रीय खेल। और ये 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ दोस्तों, गोवा में। मैं यहाँ पे पूछूंगा इसका शुभंकर क्या हुआ करता था, तो इसका जो शुभंकर हुआ करता था दोस्तों वो हुआ करता था मोगा। आप सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, मोगा इसका शुभंकर हुआ करता था। पर यहीं पर मैं पूछ लूंगा यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये संपन्न होंगे दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में इनको संपन्न होना है 2024 में। वहीं पर यदि मैं बात करूंगा कि भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर होंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल भारत में कहां पर होंगे दोस्तों, तो जवाब हुआ दोस्तों मेघालय भारत के मेघालय राज्य में संपन्न होंगे 2025 में दोस्तों यह सभी संपन्न होंगे। मैं यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पर भारत में यूनिवर्सिटी भी गेम हुए हैं। यदि मैं पूछूंगा फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए दोस्तों, तो पहले यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों कहाँ पर हुए थे, उड़ीसा भुवनेश्वर में दोस्तों देखने को मिलते हैं। सेकेंड यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों कहाँ देखने को मिले, तो हम लोगों को बेंगलोर में देखने को मिलता है। और हमें तीसरे नंबर के यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों हम लोगों को कहाँ देखने को मिले, तो जवाब हो जाएगा यूपी। और हमें चौथे नंबर के जो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ देखने को मिले थे, तो आप सबको याद होना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर गुवाहाटी में हमें यह देखने को मिलते। गुवाहाटी किस राज्य में से दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा असम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में यह खेल संपन्न हुए। इनका शुभांकर दोस्तों यहाँ पर अष्टलक्ष्मी हुआ, अष्टलक्ष्मी जो ये चतुर्थ नंबर के जो कि हमारे पास में यूनिवर्सिटी गेम हुए और इन सब का यह दरअसल शुभंकर हुआ करता था। आइए हमारे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम लोगों को अंतिम प्रश्न देकर रखा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस व्यक्ति को नहीं दिया गया। डॉक्टर रवि, मरियम कोरोनेल, पूर्वी रक्षक यूजेनियो लेमोस और दामोदर मोजे। तो उसका राइट आंसर होगा दामोदर मोजे साहब को 2023 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। और इन सब प्रसिद्ध व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। मैं बात करूंगा डॉक्टर रवि किस देश के प्यारे दोस्तों, ये प्यारे भारत के ही व्यक्ति हैं और इन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में यह दिया गया है, स्वास्थ्य सेवा में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर मरियम कोरोनेल किस देश के दोस्तों, ये फिलीपींस देश के हैं, यह फिलीपींस देश के हैं। और फिलीपींस देश के होने कारण इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया है, जवाब हो जाएगा इन्होंने युद्ध विराम रुकवाने के लिए अनेकों बार प्रयास किया है, युद्ध विराम रुकवाने के लिए अनेकों बार दोस्तों प्रयास किया है। यहाँ पर पूर्वी रक्षक दोस्तों किस देश के हैं, तो जवाब होगा कि यह बांग्लादेश से संबंधित है। और बांग्लादेश में पूर्वी रक्षक साहब ने दोस्तों क्या किया है, पूर्वी रक्षक साहब ने शिक्षा व गरीबी पर कार्य किया है, जिसके कारण इन्हें यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किया है। यूजीनियो लेमोस किस देश के दोस्तों, यह तिमोर नामक देश के हैं, तिमोर देश के हैं। और इन्हें यह क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने देश में दरअसल कृषि को बढ़ावा दिया है, कृषि को बढ़ावा दिया है। आप सब विद्यार्थियों को दोस्तों याद होना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी। यदि आप पार्थ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।